गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे पीछे वाली क्लास में डी ब्रोगली और उसके जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत वो पढ़ने के बाद में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ लिया था, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बाद में ऑपरेटर्स के लिए जो एक्सप्रेशन या व्यंजक है वो हमने ज्ञात कर दिए थे। उसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंजर की तरंग समीकरण है, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो इसमें श्रोडिंजर है वो क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। श्रोडिंजर रहेगा इसमें साइंटिस्ट का नाम। श्रोडिंजर नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो डी ब्रोगली ने दिया था ड्यूअल नेचर की जो पार्टिकल्स होते हैं वो कण और तरंग दोनों के रूप में पाए जाते हैं। तो डी ब्रोगली की जो वेव थी, डी ब्रोगली लास्ट में निकली थी ना, डी ब्रोगली तरंग कहते हैं उनको। तो डी ब्रोगली की जो तरंग थी उनके ऊपर श्रोडिंजर ने डी ब्रोगली की जो तरंगें थी उनके ऊपर श्रोडिंजर ने अपनी समीकरण लागू की, और समीकरण लागू करके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना के बारे में बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पाए जाते हैं। वैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर के जो ऑर्बिट होते हैं कक्षक उनके अंदर पाई जाती है। तो इसमें लिखा जाएगा सबसे पहले कि श्रोडिंजर नामक वैज्ञानिक ने डी ब्रोगली की तरंगों पर गणितीय गणनाएं लागू करके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता के बारे में बताया। उसके बाद में सेकंड लाइन लिखी जाएगी कि श्रोडिंजर ने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपरिगामी तरंगों के रूप में उपस्थित होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपरिगामी तरंगों के रूप में उपस्थित होते हैं। अपरिगामी तरंगें क्या होती हैं, तो इसमें लिखा देगा कि एक तनी हुई डोरी, एक डोरी है उसको यहाँ से बांध रखा है, उस डोरी को यहाँ तक, ये तो तनी हुई डोरी है, दो पॉइंट्स के बीच में डोरी बांध रखी है। इस डोरी की जो तरंगे होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, अपरिगामी तरंगे बोलते हैं। तो सेकंड लाइन में क्या लिखा जाएगा कि श्रोडिंजर ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपरिगामी तरंगों के रूप में विद्यमान या उपस्थित होते हैं, और एक तनी हुई डोरी की तरंगों को, इसमें लिखा जाएगा कि एक तनी हुई डोरी की तरंगों को अपरिगामी तरंगे कहा जाता है। ठीक है, एक तनी हुई डोरी की तरंगों को अपरिगामी तरंगे कहा जाता है। उसके बाद देखें श्रोडिंजर ने किस प्रकार से अपनी समीकरण बताई थी। तो इसमें लिखा जाएगा सबसे पहले कि हमें श्रोडिंजर की समीकरण है वो डिराइव करनी है। तो इसमें लिखेंगे हम किसी भी परमाणु की या किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होती है। तो श्रोडिंजर की तरंग समीकरण जब हम देखेंगे तो उसमें क्या लिखा जाएगा कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अब सेकेंड समीकरण देखें कि काइनेटिक एनर्जी योग किसके बराबर होती है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ये हो गई अपनी 2 नंबर समीकरण। और पोटेंशियल एनर्जी होती है Pe, उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस में k ZE² अपॉन में R²। ये रहेगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, माइनस में k ZE² अपॉन में R²। ठीक है, ये रहेगी अपनी 3 नंबर समीकरण। सबसे पहले तो ये लिखनी है किसी कण या इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। उसके बाद में गतिज ऊर्जा कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है वो हमें लिखनी है। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से करना क्या है, समीकरण नंबर 2 और 3 से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रहेगी आपकी हाफ mv² और ये लिखी जाएगी प्लस में माइनस में k ZE² अपॉन में R। प्लस माइनस ये हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये पूरा ही किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम एक साथ में लिखें तो ये माइनस में होगा आपका 4 नंबर समीकरण, ये वाली बनेगी। ठीक है, उसके बाद में आता है कि गतिज ऊर्जा।
यानी कि काइनेटिक एनर्जी है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर थी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा इसका नीचे कि काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। इस हाफ एम वी स्क्वायर को हमें एम से ही गुणा करना है और एम से इसमें भाग देना है। इसको ऊपर और नीचे एम से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एम ये हो गया, दूसरा एम ये हो गया, तो ऊपर क्या बनेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर पहले से था ही, नीचे क्या रहेगा 2 और एम ऐसे रहेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, एम के ऊपर भी स्क्वायर है, वी के ऊपर भी क्या है स्क्वायर, दोनों को एक साथ में लिख के स्क्वायर लगा दिया, नीचे रहेगा 2। आगे समझ में। उसके बाद में हम इसको क्या लिख देंगे, 5 नंबर समीकरण है वो लिख देंगे। ये रहेगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो ये किसकी जगह लिख सकते हैं हम, एम वी स्क्वायर अपॉन में 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या है, इसमें अगर ये वाली रहे तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन में 2m लिख सकते हैं। देखो यहाँ से उसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा। अब यदि हम क्या मान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर सॉरी अपॉन में 2m, ठीक है। अब डी ब्रोगली की समीकरण थी, उसमें क्या था कि गति करते हुए किसी कण का संवेग एम वी एच अपॉन में लेमडा के बराबर था, ऐसा था ना। उसके बाद में हम यदि इसको करें कि एम स्क्वायर, इस पूरे का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वाली समीकरण के अंदर हम डी ब्रोगली की समीकरण से, तो इसकी इतना लिखने के बाद में नीचे क्या लिखना है आपको, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, यानी डी ब्रोगली की समीकरण से। डी ब्रोगली की समीकरण क्या थी, तो पहले आप इसमें लिखेंगे एम वी यानी गति करते हुए कण का संवेग, उसकी उस कण से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, जहां प्लांक कांस्टेंट एच उसका समानुपाती स्थिरांक होता है। ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो इस साइड एम वी स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा एच स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, ये वाला आ गया। अब इस एम वी स्क्वायर की जगह यदि हम ये रखें एच स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा, इसके नीचे लिखना आपको ये फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। तो यहाँ पे इस समीकरण को हम मान लें समीकरण नंबर 6 और ये आ जाएगी समीकरण नंबर 7। तो नीचे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर तो किया हमने लास्ट में, तो इसके अंदर हमने क्या एम वी स्क्वायर की जगह में एच स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ पे बनेगा एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर। एम वी स्क्वायर की जगह रखा है एच स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर और 2m यहाँ पे पहले से ही था। ये बन जाएगी आपकी 8 नंबर समीकरण, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद में देखें, उसके बाद देखें इसके अंदर नेक्स्ट में क्या आएगा। अब ये जो वैल्यू थी ना एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर, किसकी जगह आई है, काइनेटिक एनर्जी की जगह आई है। तो वो वाली समीकरण जो थी ना वो अपनी 4 नंबर समीकरण बनी थी। एक ये समीकरण नंबर 8 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8, समीकरण नंबर 4 और 8 से। समीकरण नंबर 4 क्या थी, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, ये थी अपनी समीकरण। तो इसके अंदर हम हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ से एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर रख दिया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 9। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस में जो के जेड स्क्वायर अपॉन में आर को उठा के इस साइड ले जाएंगे, ई के साइड में लिखेंगे, तो ये किस में लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा। 2m लैम्डा स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू ई प्लस में के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, ये बनेगी आपकी समीकरण नंबर 10। यहाँ तक लिख लिया होगा समीकरण नंबर 10 तक। उसके बाद में देखें समीकरण नंबर 10 लिखने के बाद में इसमें क्या चेंज आएगा। तो समीकरण नंबर 10 के बाद में इसमें लिखा जाएगा, जो चेंज करेंगे वो
तो इसमें क्या करेंगे हम इस बार समीकरण नंबर 10 के अंदर चेंज क्या कहाँ से करेंगे कि इस साइड से हम एच स्क्वायर और 2m को इस साइड ले जाएंगे। 2m तो क्या नीचे है तो ये तो लिखा जाएगा ऊपर, और एच स्क्वायर क्या है ऊपर, तो ये लिखा जाएगा नीचे। तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ बचेगा क्या 1 में लेमडा स्क्वायर, ऊपर तो एक बचेगा नीचे बचेगा लेमडा स्क्वायर। बाकी जो ये एच स्क्वायर अपॉन में 2m को इस साइड ले जाएंगे तो ये लेमडा स्क्वायर 1 में लेमडा स्क्वायर के साथ में गुणा में है। गुणा में जो कोई चीज होती है और जो बराबर से इस साइड जाती है तो ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली कहाँ लिखी जाएगी, ऊपर लिखी जाएगी। तो यहाँ पे 2m तो आएगा ऊपर और एच स्क्वायर आएगा नीचे, और ये किसके साथ में होगा, ये e प्लस में, इस पूरे के कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। ये आएगी आपकी समीकरण नंबर 11। ठीक है, समीकरण नंबर 11 तक आ गया होगा समझ में। उसके बाद में देखेंगे समीकरण नंबर 11 के बाद में इसमें क्या होगा। समीकरण नंबर 11 के बाद में यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1 में लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन में एच स्क्वायर। अब अपने को पता है ये किसकी वैल्यू है, के जेड स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। पोटेंशियल एनर्जी की इसको लिखते हैं v से लिखते हैं, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है माइनस में के जेड स्क्वायर अपॉन में r, ये होती है। जब ये वैल्यू यहाँ प्लस में है, जब इसको प्लस में कर देंगे तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम इस पूरे की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते, क्या लिखेंगे माइनस v। अपने पास तो प्लस में के जेड स्क्वायर है ना, इसकी जगह हम रख देंगे माइनस का v। ये बनेगी अपनी 12 नंबर समीकरण। उसके बाद में आता है इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में आएगा कि ये जो वैल्यू आई है अपनी समीकरण नंबर 12 में 1 में लेमडा स्क्वायर की, इसको हमें तरंग गति का अवकलित समीकरण है उसके अंदर इसे रखना है। तो यहाँ पे आएगा आपके कि समीकरण नंबर 12 से 1 लेमडा स्क्वायर की वैल्यू को तरंग गति के अवकलित समीकरण में रखने पर, क्या किस में रखना आपको, तरंग गति के अवकलित समीकरण में। अब ये तरंग गति का अवकलित समीकरण क्या है वो पढ़ना है। तो तरंग गति का जो अवकलित समीकरण है वो रहेगा आपकी डी स्क्वायर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका तरंग गति का अवकलित समीकरण। ठीक है, तरंग गति का जो अवकलित समीकरण है उसके अंदर ये आ गया 1 में लेमडा स्क्वायर, ये लेमडा स्क्वायर नीचे ना, तो यहाँ पे अपन ऊपर मान के इसको क्या मान रहे हैं, 1 में लेमडा स्क्वायर मान रहे हैं। तो समीकरण नंबर 12 से 1 लेमडा स्क्वायर की वैल्यू तरंग गति के अवकलित समीकरण में रखने पर ये रहेगा इसमें तरंग गति का अवकलित समीकरण। तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, देखो क्या बनेगा, उस वैल्यू में आएगा अपने, ये तो सेम ऐसे कैसे लिखा जाएगा, डी स्क्वायर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4 पाई स्क्वायर और 1 लेमडा स्क्वायर की वैल्यू हम ये रख देंगे यहाँ पे। तो ये क्या आएगी 2m अपॉन में एच स्क्वायर और e माइनस में v, ये रहेगी आपकी समीकरण। इज इक्वल टू में क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, डी स्क्वायर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गया, पाई स्क्वायर m अपॉन में एच स्क्वायर और e माइनस में v इज इक्वल टू 0। ये रहेगी आपकी 14 नंबर समीकरण। यहाँ तक आ गई। इसके अंदर देखें आप नेक्स्ट क्या चेंज होगा। तो इसमें रहेगा आपके साइन यहाँ पे भी है, तरंग गति के अवकलित समीकरण ऐसे बनेगी डी स्क्वायर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। साइन भी एक साथ में, यहाँ साइन है प्लस के बाद वाले में साइन रहेगा, तो साइन यहाँ लिख दो और इसमें वो साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 14 प्राप्त हो गई। इस प्रकार से इसमें लिखा जाएगा कि जो समीकरण नंबर 14 होती है उसे 1D बॉक्स के लिए, एक विमीय बॉक्स में यदि पार्टिकल्स या कण होता है वो यदि एक विमीय बॉक्स में उपस्थित हो, 1 डायमेंशनल बॉक्स में उपस्थित हो, तो उसके लिए समीकरण नंबर 14 है वो क्या कहलाएगी, श्रोडिंजर तरंग समीकरण, श्रोडिंजर की तरंग समीकरण कहलाती है। तो इसमें नीचे लिखा जाएगा कि समीकरण नंबर 14 एक विमीय बॉक्स में उपस्थित पार्टिकल या कण के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण कहलाती है। उसके बाद में आता है कि 3D बॉक्स हो,
यानी कि 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय बॉक्स में उपस्थित जो कण होता है पार्टिकल, उसके लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण है वो किस प्रकार से लिखी जाएगी। उस पर त्रिविमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण में ये सेम रहेगा एज इट इज, केवल इसमें चेंज रहेगा। इसमें 1D बॉक्स में केवल एक डायरेक्शनल अक्ष मान रहे, उसके अंदर तीनों डायरेक्शन माननी पड़ेगी, वाई भी होगी जेड भी होगी, तो इसे ही 3 बार लिखा जाएगा। तो यही 3 बार रिपीट हो गया, क्या बनाएगा डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, त्रिविमीय बॉक्स है ना, तीनों विमाएं आएंगी एक्स वाई जेड, डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी वाई स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी जेड स्क्वेयर, प्लस में ये सेम रहेगा एट पाई स्क्वेयर एम अपॉन में लैम्डा स्क्वेयर सॉरी एच स्क्वेयर और ई माइनस में वी साइन इज इक्वल टू 0। ये आएगी अपनी 14 नंबर समीकरण, सॉरी 15 नंबर समीकरण। तो समीकरण 15 है वो त्रिविमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए श्रोडिंजर की तरंग समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 15 को हम यहाँ त्रिविमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण कह देंगे। अब इसको शॉर्ट में लिखना हो तब देखो क्या लिखेंगे। समीकरण नंबर 15 है उसको शॉर्ट में लिखना है अपने को। इतना लिखने के बाद श्रोडिंजर तरंग समीकरण दो प्रकार से प्राप्त होगी, 1D बॉक्स के लिए और 3D बॉक्स के लिए। 14 नंबर समीकरण है 1D बॉक्स के लिए रहेगी और 15 नंबर समीकरण है वो 3D बॉक्स के लिए रहेगी। ठीक है, उसके बाद में इस समीकरण को इसमें नीचे लिखा जाएगा कि समीकरण नंबर 15 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो इसमें आएगा आपके डेल स्क्वायर साइन प्लस में एट पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर और ए माइनस में वी साइन इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 16। यदि हम यहाँ पे और भी चेंज करें तो क्या हो सकता है, एच स्क्वायर अपॉन बराबर क्या होगा एच अपॉन में 2 पाई, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर, ऊपर तो 4 पाई स्क्वायर करें। ठीक है, ऊपर तो हम रखें केवल 2m और नीचे हम रख दें यहाँ पे एच कट स्क्वायर, ये वाला रखें। इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 15 को शॉर्ट में कर दिया समीकरण नंबर 16 के रूप में। अब किसकी जगह क्या लिखा है वो देखो। तो समीकरण नंबर 16 में ये जो लिखा है हमने डेल स्क्वायर, इसको बोला जाएगा डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर है ये एक प्रकार का ऑपरेटर होता है, इसका नाम रखा जाता है लैप्लासियन ऑपरेटर। यहाँ पे आएगा कि समीकरण नंबर 16 में डेल स्क्वायर एक लैप्लासियन ऑपरेटर है और ये किसकी जगह लिखा जाएगा, डेल स्क्वायर किसकी जगह लिखा है यहाँ पे, तो डी स्क्वायर। इन तीनों में से साइन कॉमन लेके यहाँ लिख दिया तो बच गया डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में डी जेड स्क्वायर। इस पूरे की जगह क्या रखा है हमने, लैप्लासियन ऑपरेटर को रखा है। ठीक है, उसके बाद देखें इसके अंदर और एच कट स्क्वायर वाला जो है वो किसकी जगह रखा है, तो देखो इसके अंदर हमने एट पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर की जगह रख दिया 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर। एम तो एम है ही, उसको तो क्या रखें, इसकी जगह हमने ये रख दिया। तो इसके अंदर देखो आप एच कट स्क्वायर, एच कट की वैल्यू होती है एच अपॉन में 2 पाई, नीचे है एच कट स्क्वायर तो इसको हम 1 अपॉन में एच कट स्क्वायर बोल देंगे। 1 अपॉन में एच कट स्क्वायर, 1 अपॉन में एच कट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई अपॉन में एच के बराबर हो जाएगी। जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे की स्क्वायर होगी तो ये एच स्क्वायर, 2 की स्क्वायर होने से 4 बनेगा और ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे एच स्क्वायर और ऊपर 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर में क्या होगा, 2 हटा देंगे, 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर बचेगा। तो 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया 1 अपॉन में एच स्क्वायर और 2 यहाँ पे लिख दिया। तो इस पूरे की जगह एट पाई स्क्वायर और पीछे वाले समीकरण ना समीकरण नंबर 15 उसमें एट पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर की जगह या फिर इसको एम माने तो ये रख दिया हमने। ये चेंज किया जिससे शॉर्ट में हमें समीकरण नंबर 16 है वो प्राप्त हो गई है। उसके
उसके बाद देखें आप इसको कहाँ तक आ गए, ये पूरा लिख लिया होगा। अब समीकरण नंबर 16 में और कोई चेंज करें तो देखें, इसमें समीकरण नंबर 16 में और कोई चेंज करना हो तो क्या रहेगा। अब देखिए ये साइन इसके साथ में भी और ये साइन वी के साथ में भी है, तो यहाँ पे समीकरण को खोल के लिखेंगे तो क्या बनेगा, एस वी डेल स्क्वायर साइन प्लस में इसको पूरे को खोल कर लिख लेते हैं वापिस, तो यहाँ पे रहेगा एट पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच कट की स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर, ठीक है। पीछे वाले समीकरण नंबर 15 में जो था वही लिख लिया, और यहाँ पे आएगा अपना ई साइन माइनस में वी साइन इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से क्या किया कि ई साइन को हटा के हम बराबर से इस साइड ले गए इसको, या फिर ई साइन को यदि हम यहीं रहेंगे तो बाकी सारे को उठा के क्या ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे हम। ई साइन प्लस में रख के यहीं छोड़ दिया हमने, और बाकी सारे को उठा के हम ले गए इस साइड में। तो ये देखो ये इसके साथ में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा घूम करके, ये पूरे को एक साथ में ले जाएंगे, प्लस में रखा हुआ है, प्लस में नहीं रखें, यदि हम इसको माइनस में करें तब ये वैल्यू क्या रहेगी, ई साइन इज इक्वल टू एट पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच के सॉरी गुणा में उल्टी लिखी जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस में वी, पूरे के साथ में क्या है साइन, साइन को हमने इस साइड वाले में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बनेगा एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस में वी, जिसके साथ में ये माइनस रहेगा, ये माइनस है वो इसके साथ में या इसके अंदर लगा, ये माइनस इसके साथ में रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखें ये वाली पूरी समीकरण ई साइन इज इक्वल टू, कल की क्लास में लिखवाया था इसको हमने क्या लिखवाया था, इस पूरे को हमने लिखवाया था कल की क्लास में एच केप। एच केप होता है जो टोटल एनर्जी ई को दर्शाता है, जो किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी थी माइनस में एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का योग है वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, और टोटल एनर्जी को हमने एच कैप, जहाँ पे एच कैप पूरे की जगह हमने एच कैप लिख दिया। अब आएगा कि समीकरण नंबर 17 में हमने एच कैप किसकी जगह लिखा है, तो एच कैप लिखा है हमने माइनस में एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम और डेल स्क्वायर प्लस में वी की जगह लिखा है, और एच कैप को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कह देंगे। तो एच कैप क्या रहेगा यहाँ पे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। और समीकरण नंबर 17 है वो श्रोडिंजर तरंग समीकरण का सबसे छोटा रूप कहलाती है। तो यहाँ पे ये लिखना आ जाए एग्जाम में कि 1 नंबर में कि श्रोडिंजर तरंग समीकरण का सबसे छोटा रूप लिखे तो वो लिखा जाएगा ई साइन इज इक्वल टू एच कैप साइन। यहाँ पे एच कैप रहेगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसकी वैल्यू रहेगी माइनस एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस में वी। ठीक है, ये वाला पूरा स्टेप था, एक बार इसमें यहाँ से फिर से देखो ये वाला आया कैसे है। तो समीकरण नंबर 15 से स्टार्ट करती हैं। समीकरण नंबर 15 में क्या था आपके कि सॉरी 16 में डेल स्क्वायर साइन प्लस में एट पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर और ई माइनस में वी साइन इज इक्वल टू 0, ये थी। अब इसके बाद में हमने इसमें चेंज क्या किया कि इस पूरे को उठा करके हम बराबर से इस साइड ले गए, तो डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन को हम क्या रखें इसमें एक साइड में रखें, बाकी बचे हुए को, तो ये प्लस में है बराबर से इस साइड जाएगा तो ये किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। एट पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर, तो 0 तो हट ही गया क्योंकि 0 की तरफ तो हम क्या ले गए, एट पाई स्क्वायर एम वाले को ले गए। उसके बाद में हमने क्या किया कि ये वाला जो है उसको उठा करके हम वापिस इस साइड ले आए, वापिस इस साइड ले आए तो देखो क्या बनेगा, वापिस इस साइड ले आएंगे तो ये गुणा में है इसके साथ में, तो इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, एच स्क्वायर ऊपर एट पाई स्क्वायर हम नीचे, और हम साथ में क्या करें माइनस को भी ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा डेल स्क्वायर साइन माइनस में एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम, और ये जो
इज इक्वल टू में रहेगा ई माइनस में वी साइन, ये एक साइड है। अब इसको खोल के लिखेंगे तो बनेगा ई साइन माइनस में वी साइन, और इस साइड क्या रहेगा अपना यही डेल स्क्वायर साइन, या फिर इसको ऐसे लिखें, इसको पहले लिख दें तो ये बनेगा माइनस में एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम और डेल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना बन गया अपना, डेल स्क्वायर के साथ में क्या है साइन है। उसके बाद में नेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ से माइनस वी को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस में इस साइड प्लस में लिखी जाएगी, तो यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर माइनस वाला और एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साइन प्लस में वी साइन इज इक्वल टू ई साइन। अब इसमें साइन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस में वी इज इक्वल टू ई साइन। अब इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे एच कैप लिख दिया, तो अपना बचेगा एच कैप साइन इज इक्वल टू ई साइन। ये थी अपनी समीकरण नंबर 17 जो भी हमें प्राप्त हुई थी, जो इस प्रकार से प्राप्त होगी। समीकरण नंबर 17 है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का सबसे छोटा रूप कहलाता है, और इसमें जो एच कैप प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे हम, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है, जिसकी वैल्यू रहेगी एच कैप इज इक्वल टू माइनस में एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस में वी, इस पूरे के बराबर होता है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये थी आपकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब ये जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण प्राप्त हुई है हमें यहाँ पे, इसमें टाइम का कोई भी टाइम नहीं है, कहीं पे भी टी नहीं लिखा हुआ है श्रोडिंगर तरंग समीकरण में, तो इसका मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। इस कारण से इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। तो नीचे क्या लिखा जाएगा इसमें कि इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण में समय का कोई स्टेप नहीं है, इस कारण से इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम समय अनाश्रित या टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी कह सकते हैं। उसके बाद रहेगी अपनी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर तरंग समीकरण, यानी समय आश्रित, जो समय के ऊपर निर्भर करती है, तो समय आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, ये रहेगी आपकी इस प्रकार से। ठीक है, इस समीकरण के अंदर समय का पता है, जैसे ये टी टेम्परेचर समय को बता रहा है, टाइम को बता रहा है। यहाँ पे इस समीकरण में जो एच कैप है वो लिखा जाएगा एच अपॉन में 2 पाई की जगह, आयोटा लिखा जाएगा √-1 की जगह, और यहाँ पे ये जो अक्ष टी है इसका मतलब टाइम टी और निर्देशांक कोऑर्डिनेट अक्ष है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी, और ये अक्ष ये साइन अक्ष टी है वो किसको बताता है, स्टेट फंक्शन को बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन एक्स टी और स्टेट फंक्शन को बता रहा है टाइम टी और निर्देशांक कोऑर्डिनेट अक्ष पर, और ये वी अक्ष टी है वो किसको बता रहा है, अपना भी यही था समीकरण में वी साइन था, तो वी किस अक्ष टी यानी टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको अक्ष टी से डिनोट कर दिया। इसी तरह से साइन के पास में भी क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। तो ये रहेगी अपनी समय आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।